छात्रगणः नमो नमः। मम नामः राकेशः। कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का संस्कृत व्याकरण लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में वर्ण और वर्णमाला का पठन पाठन कर रहे थे। आज का बिंदु है वर्णमाला का वर्ण का उच्चारण स्थान। वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ये जो वर्ण है, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, मूलतः वर्णों का उच्चारण स्थान जो है मूलतः 7 है। कितना है? 7 है। वर्णों का उच्चारण स्थान मूलतः 7 है। 7 है। पहला अगर हम बात करते हैं, कंठ हो जाएगा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, नासिका और जिह्वा, जिह्वा मूल। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल। ये वर्णों के उच्चारण स्थान मूलतः 7 हैं, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थान 8 होता है और 8वां का नाम है उरस। उरस का मतलब होता है यहाँ पे हृदय, जो अभी वर्तमान समय में इसका बृहत पैमाने पर उपयोग में नहीं लाया जाता है। संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। वर्णों के उच्चारण स्थान में पहला जो इसका सूत्र है, पहला सूत्र अकुह विसर्जनीयाणाम कंठा। अकुह विसर्जनीयाणाम कंठा। सभी विद्यार्थी जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप लोग बोलने का भी प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ लिखते हैं कि अकुह, तोड़ तोड़ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अकुह विसर्जनीया नाम, विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण शामिल होते हैं जिसका उच्चारण कंठ से होता है? जो लास्ट में दिया रहता है वही उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पहला बिंदु देखेंगे, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, आ के अंतर्गत आएगा आ और आ। कु दैट मीन्स कवर्ग। क्या होगा? कवर्ग। और पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं कि का से लेकर के मा तक का जो वर्ण होता है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और कवर्ग की संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन होते हैं? क, ख, ग, क, ख, ग, घ, उंग। ये 5 वर्ण आ कवर्ग। इसके अलावा ह और जो ये विसर्ग लिखा हुआ है, ये विसर्ग। आ कवर्ग, ह विसर्ग। ये सभी वर्णों का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं। तो कंठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं, आ कवर्ग, ह विसर्ग। इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी में लिखने का भी काम करेंगे। पहले सूत्र बोलने का प्रयास करेंगे। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया? आ कवर्ग, ह और विसर्ग। दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है, उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं।
और इसके अंतर्गत आता है कौन कौन? हर्षई और दीर्घई। चू का मतलब चवर्ग, चू का मतलब चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन आते हैं? च, छ, ज, छ, ञ और हो जाएगा य, और ये तालब विषय। तो पहला सूत्र क्या आया? आकुह विसर्जन या नाम कंठा। दूसरा सूत्र आया इचु यसा नाम तालु। और आकुह विसर्जन या नाम कंठा में कवर्ग ऐसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हिंदी ग्रामर ही पूछ सकता है कि का उच्चारण स्थान क्या होता है, का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो बोल करके देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे और कंठ के पास यहाँ पे अंगुली को रखेंगे और बोलेंगे क, ख, ग, घ, ङ। अर्थात आकुह विसर्जन या नाम कंठा। इसके अंतर्गत आता है अ, कवर्ग, ह और विसर्ग। इचु यसा नाम तालु, हर्षाई, दीर्घाई। चू का मतलब चवर्ग, ये य हो जाएगा, और श। ये सभी जैसे जो सब है इस तरीके से शिव जो लिखा जाता है इसमें, ये कौन से स है? तो तालब विषय है। अब इसके बाद है अगला जो सूत्र है वर्ण उच्चारण का, अगला सूत्र का नाम है ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु 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 रसानाम मूर्धा। अब यहाँ पे एक री इस तरीके से होता है, हर्षा री, और दीर्घा री में इस तरीके से थोड़ा ज्यादा जोर पड़ेगा, री री, ये दो आ जाएंगे। और टू का मतलब होता है टवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, और ये र, और ये मूर्धन्य श। जैसे लिखते हैं ना इसमें धनुष, तो इसमें ये श का प्रयोग किया जाता है। तो री, री, टवर्ग, र और ये मूर्धन्य श। ऋतु रसाणाम मूर्धा। सूत्र आप लोग बोलने का भी प्रयास करेंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा। पहला सूत्र क्या बताया? आकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये 3 सूत्र हो गया, और 3 सूत्र में री से हर्षारी, दीर्घारी, टू से टवर्ग, र और खास करके मूर्धन्य श। अब इसके बाद है चौथा सूत्र वर्ण उच्चारण के। लिरितु लसानाम दंता। लिरितु, लिरितु लसा नाम दंत, दंत, लिरितु लसा नाम दंत। अब देखेंगे ये जो लिरी है, लिरी का दीर्घ स्वर नहीं होता है, ये लिरी हो जाएंगे। और तू का मतलब होता है तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग। पिछला वीडियो देखिएगा, सब पढ़ा चुके हैं पीछे, खास करके जो स्पर्श व्यंजन है उसके बारे में पीछे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो लिरी हो गया, लिरी, और तू का मतलब तवर्ग। तवर्ग में क्या होगा जी? तो त, थ, द, ध और न। फिर है ये, अगर हम कहते हैं लिरी, लिरी, तवर्ग और ल, ल हो जाएगा, और ये दंती स होगा। तो मुख्यतः ये सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? दंत से होता है। जैसे सबसे पहले आप बोल करके देखिए, अगर हम बोलते हैं ता, ता बोल के देखेंगे, आपका जो अगर जिस वर्ण का आप उच्चारण कर रहे हैं वह जो है स्पर्श करेगा, टच करेगा किसमें? दांत पे। बोलेंगे ता, थ, द, ध, न। अर्थात कहने का मतलब ये कि जिन वर्णों का उच्चारण दंत की सहायता से होती है उसे दंत वर्ण कहते हैं। तो लिरितु लसानाम, लिरितु लसानाम दंता। कितने सूत्र पढ़े आप लोगों ने अभी तक? 4 सूत्र पढ़ा। आकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। अब इसके बाद अगला जो सूत्र है वर्ण उच्चारण का, अगला सूत्र है
उपू पद्मा नियानाम, उपू पद्मा नियानाम, उपू पद्मा नियानाम मोष्ठौ, नियानाम मोष्ठौ, उपू पद्मा नियानाम मोष्ठौ। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ की सहायता से होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ माने होठ। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होठ की सहायता से होता है, ओष्ठ की सहायता से होता है, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे बोलते हैं, बोल के देखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऊ का मतलब हर्षा ऊ और दीर्घा ऊ। बोल के देखेंगे, ऊ अगर बोलते हैं तो दोनों होठ का जो हिस्सा है किस तरीके से अपना फंक्शन दिखाता है। ऊ बोल के देखिएगा आप लोग। और यहाँ पे लिखा हुआ है पू का मतलब होता है पवर्ग। पू का मतलब पवर्ग। बोल के देखेंगे, पा दोनों होठ जो है टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। पा, फा, बा, भा, म। अर्थात पवर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होठ की सहायता से होता है, ओष्ठ की सहायता से होता है, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो ऊ होगा हर्षा ऊ, दीर्घा ऊ और पवर्ग, ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद अगला जो वर्ण उच्चारण के जो सूत्र है, अगला सूत्र है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगला सूत्र है आपका यमंग, यमंगणानाम, यमंगणानाम नासिका च। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका का मतलब नाक की सहायता से, नाक से भी होता है। अब जैसे जितना भी कवर्ग है, कवर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो इंगा होता है। जैसे अचवर का होता है इंगा। तो पांचवा जो जितने सारे वर्ग थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी वर्गों का अंतिम अक्षर का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। कहां से होता है? नासिका से। अर्थात नाक की सहायता से थोड़ा सा बोला जाता है इसको। तो इंगा, फिर म है, अंगा है, अणा है और न है। अर्थात कहने का मतलब ये पांच जो वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान नाक की सहायता से, नासिका की सहायता से होता है, नाक की सहायता से होता है। तो पहला सूत्र आप लोगों ने क्या पढ़ा? आकु विसर्जनीयानाम कंठः। बोलने का प्रयास करेंगे। आकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंतः, उपु पद्मनियानाम ओष्ठौ, यमंगनानाम नासिका च। ये जितने सारे वर्ग थे, वर्ग का पांचवा अक्षर का उच्चारण कहां से होता है? नासिका से होता है। अब इसके बाद जो अगला जो वर्ण का उच्चारण सूत्र है, वो अगला सूत्र है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। ए दैतो कंठ तालु। अब यहां पे देखा जाए, लास्ट में जो लगा रहता है उसी से उच्चारण होता है। तो यहां पे लगा हुआ है कंठ और क्या? तालु। अर्थात ये कंठ से भी उच्चारण, ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। तो मुख्यतः इसके अंतर्गत कंठ और तालु, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? तो ए जो यह दिया गया है यहाँ पे, ए और ए और ए, ये ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान दो बताया जाता है। एक तो कंठ है और दूसरा तालु है। दोनों का प्रयोग किया जाता है। ए दैतो कंठ तालु। इसके बाद है अगला जो सूत्र है, ये छठा सूत्र था, सातवां।
ओ दौ तो, ओ दौ तो, ओ दौ तो, कंठोष्ठम, ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ दौ तो कंठोष्ठम। अर्थात इसमें भी देखिए कंठ और ओष्ठ, इसमें भी दो ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ की सहायता और ओष्ठ की सहायता से होता है, जैसे ओ और औ। ओ और औ, ये दो वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो है, कंठ भी है और ओष्ठ भी है। और यहां पे देखा ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ दोनों का उच्चारण कंठ से होता है और तालु से होता है। तो ये आपका अगला सूत्र हो गया। अब इसके बाद चलते हैं वकारस्य वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य यानी इसमें दंत भी है और ओष्ठ भी है। ऐसे इसमें वर्ण है, वह ऐसे वर्ण है जिसके उच्चारण में दंत का भी प्रयोग किया जाता है और ओष्ठ का भी प्रयोग किया जाता है, दंत भी और ओष्ठ भी। इसका एग्जांपल क्या आ गया? वा। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि कुल ऐसे कितने वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्थान दो स्थान होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये जिसका उच्चारण दो दो स्थान होता है, तो ऐसे टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 10 हो जाएगा। कितना? 10। जैसा कि अभी आपने देखा कि ए और ए, और उसके बाद ओ और औ और व, 5 गो ये हो गया। और उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अर्थात मुख्यतः जितने वर्ग थे, वर्ग का जो अंतिम अक्षर था, जैसे उंग, फिर इय, फिर म, फिर न और न, ये 5 हो गए। 5 और 5 कितने हो गए? 10। ये 10 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो माना गया है। तो आज हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान को देखा। अब इसके बाद आगे जो हमारा बिंदु बनता है, इसमें देखेंगे। अब इसके बाद आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में बल का प्रयोग कम लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में बल का प्रयोग अगर कम लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। और जिन वर्णों के उच्चारण में बल का प्रयोग ज्यादा लगता है, उसको बोलते हैं महाप्राण। इसका मतलब क्या हुआ? प्राण का मतलब होता है वायु। तो यहां पे अल्प प्राण हवा कम निकलती है और महाप्राण हवा ज्यादा निकलता है। जैसे अभी पहले परिभाषा में क्या बता कि जिन वर्णों के उच्चारण में बल का प्रयोग कम होता है, जैसे बोलते हैं क, क, क। आप प्रैक्टिकल करेंगे, क बोलते हैं और ग बोलते हैं, क और ग।
लेकिन बोल के देखिए, आप अपने हाथ को इस ढंग से करेंगे, हम बोल रहे हैं क ग, लेकिन उसी आवाज में जितना आपने बोला था उसी आवाज में जरा दूसरा और चौथा अक्षर को बोल के देखेंगे। बोलते हैं ख, ख अगर बोलते हैं तो देखेंगे गर्म हवा ज्यादा निकलता है, हवा ज्यादा निकल रहा है, अर्थात जोर बल का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। उसी प्रकार से घा बोल के देखिए, घ, दोनों आप बोल करके पहले देख लेंगे, का में ज्यादा बल लग रहा है कि खा में ज्यादा लग रहा है। आप बोल करके अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे और रख करके आप लोग बोलने का प्रयास करेंगे। अगर हम बोलते हैं क, इसके बाद बोलते हैं ख, आप खुद फीलिंग कर लीजिए, महसूस कर लीजिए कि हवा किस में ज्यादा निकल रहा है। जिसमें हवा ज्यादा निकलेगा वह महाप्राण है, और जिसमें कम निकलेगा वह क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि छ अल्प प्राण है कि महाप्राण है, अगर बाद में पूछ दे 2 नंबर में कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में बल का प्रयोग कम किया जाता है, अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा और महा का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बल का प्रयोग कम होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण के अंतर्गत यहाँ पे जो सैंबल दिया, इंडिकेट किया इस तरीके से, क और ग, इस तरीके से आप लोग अपने कॉपी में ही बनाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आज का बिंदु समापन होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।